नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में पढ़ेंगे। इनके विभिन्न प्रावधानों की चर्चा करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले बैकग्राउंड देखते हैं, किस बैकग्राउंड में इस एक्ट को लाया गया, वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 70% जो आबादी भारत की है लगभग गांव में रहती है। इसके साथ साथ अगर आंकड़े को देखें तो 60% जो आबादी है वो कम से कम एग्रीकल्चर और इससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उस पर निर्भर रहती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन ग्रामीण स्तर पे बनाया जाए वो इफ़िशिएंट हो और वो सही से कार्य करे। और जो आइडिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 40 में जो कहता है कि एक स्वायत्त तरीके से संस्थान स्थानीय स्तर पे क्रिएट किया जाए, उसकी भी बात यहाँ पे है। और सारा जो विषय है जो गांधी जी की आइडिया में भी आता है कि हमें एक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना करनी है जहाँ पे सभी का पार्टिसिपेशन सही तरीके से हो। तो इन सब बिंदुओं को अगर आप बैकग्राउंड में रखते हैं तो हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि 73rd अमेंडमेंट इन सब परिवर्तन को लाने की कोशिश कर रहा है और उसको समझने के लिए हमें इसके विभिन्न प्रावधानों को समझना होगा। अब उससे पहले हम देखते हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसके विभिन्न ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो विभिन्न ऑब्जेक्टिव में मुख्य जो उद्देश्य इस एक्ट का जो कहा गया था वो मुख्य रूप से था कि जो रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो पाता था। पहले के वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है कि किस तरह से हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ है 1992 से पहले, उसको आप दे सकते हैं। तो उससे पहले जो एब्सेंस ऑफ रेगुलर इलेक्शन था, उसके बाद प्रोलॉन्ग सेपरेशन था एक पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट का एक लार्जर सोसाइटी के ऊपर। उसके साथ साथ जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, स्पेशली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नगण्य था, न के बराबर था। इसके साथ साथ जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, जो विभिन्न शक्तियां जो राज्य के पास थी वो भी विकेंद्रित नहीं किया जाता था और ये विकेंद्रीकरण शुरुआत इस एक्ट के द्वारा किया गया और एक कोशिश की गई। इसके साथ साथ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी जो हमेशा लोकल लेवल जो इंस्टीट्यूशंस है पंचायती राज को परेशान करता रहता है, जो ये समस्या अभी भी निरंतर बनी हुई है। तो जो आर्टिकल 40 जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली रखा गया था और उसके बाद काफ़ी साल गुजरने के बाद, लगभग 40 साल गुजरने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया गया और एक नए तरीके से शुरुआत करने की कोशिश की गई। संविधान के अंदर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को नए तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई, रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई। तो क्या क्या बदलाव आया इसको हम देखते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि इस एक्ट के आने के बाद एक संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिला और उसके कारण हम देखते हैं कि पार्ट 9 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और ये डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो शुरू होते हैं पार्ट 9 के अंतर्गत। उसके बाद आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक अलग अलग प्रावधान दिए गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 243A और उसके बाद O तक अलग अलग प्रावधान दिए गए जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके साथ साथ 29 सब्जेक्ट्स और भी ऐड किए गए हैं, अलग एक शेड्यूल क्रिएट किया गया जिसको हम 11th शेड्यूल कहते हैं, जिसके कुछ 11th शेड्यूल में जो पार्ट कुछ अलग अलग विभिन्न विषय रखे गए हैं वो ये है। ये सब विषयों को राज्यों को पंचायत स्तर को ट्रांसफर करना था इस एक्ट के आधार पे। तो वो विषय जो पूर्ण विषय है वो है 29 सब्जेक्ट्स। इसके बाद हम आते हैं कि इस एक्ट में 3 टियर सिस्टम की बात की गई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है। सबसे पहले जो होगा वो ग्राम पंचायत होगा, दूसरा जो स्तर होगा वो इंटरमीडिएट पंचायत होगा और तीसरा जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगा। ग्राम पंचायत को हम एक विलेज से नहीं जोड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत की जब बात करेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा विलेज मिलके ग्राम पंचायत बनाएंगे और उसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा जो आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अलग अलग जो ग्राम पंचायत मिलके ब्लॉक पंचायत या हम इंटरमीडिएट पंचायत कहते हैं और
इनका कंस्ट्रक्शन और इनका एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे होगा, उन राज्यों में होगा जिसकी आबादी 20 लाख से ज़्यादा है। तो 20 लाख से ज़्यादा कम आबादी वाले राज्य में इंटरमीडिएट पंचायत की आवश्यकता नहीं होगी। और जो सबसे ऊपर है, जो विभिन्न जो इंटरमीडिएट पंचायत से बन के इसके ऊपर जो लेवल है वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब इसमें देख सकते हैं, ये पुराना ऑब्वियसली डेटा है, एआरसी की रिपोर्ट से ली गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट से ली गई। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग राज्यों के संदर्भ में, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत है, ये इंटरमीडिएट लेवल पंचायत है और ये विलेज लेवल पंचायत है। तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह के विभिन्न नंबर्स हैं। तो जैसे बिहार में हम देखते हैं तो ये संख्या आप देखेंगे कि जो विलेज पंचायत है वो यहाँ पे इनकी संख्या इतनी है, इंटरमीडिएट की 531 है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वो 38 है। जो बड़े राज्य में अगर हम देखें, जैसे उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे विलेज आप देखेंगे विलेज पंचायत जो है वो उसकी संख्या लगभग 52,000 के आसपास है। जो इंटरमीडिएट पंचायत है वो इतनी है 820 और जो डिस्ट्रिक्ट है वो 70 के आसपास है। आपको इस डेटा को ध्यान, बस आपको बताने के लिए ऐसा डेटा का उपयोग किया गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से लिया गया है। कुछ राज्यों में जैसे आप देखेंगे जिसकी आबादी कम है, 20 लाख से कम है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट पंचायत नहीं है, 0 है। तो 20 लाख से कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर दूसरे राज्य जैसे सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम में भी देख सकते हैं आप कि जहाँ पे आबादी 20 लाख से कम है वहाँ पे इंटरमीडिएट पंचायत 0 है। तो ये 3 अलग त्रिस्तरीय जो विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत आप देख सकते हैं। अभी 2019 के आधार पे अगर हम देखें तो टोटल जो संख्या है वो 630 है विलेज जिला पंचायत की, ब्लॉक पंचायत की 6614 है और ग्राम पंचायत की संख्या है 2,53,163। अब पंचायत के जो 3 अलग अलग स्तर हैं उसका कंपोजिशन हम देखेंगे। इसमें मेनली हम देखते हैं कि मेंबर्स होते हैं, उसके बाद चेयरपर्सन होते हैं और इसके अलावा और भी प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में कि और लोगों को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो इसको हम देखते हैं आगे। लेकिन ये तीनों टीयर में जो इलेक्शन होगा तो जितने मेंबर्स होंगे वो सभी जितने मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों के द्वारा होंगे। और इसके लिए क्या किया जाएगा, जो तीनों स्तर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या इंटरमीडिएट लेवल हो या ग्राम पंचायत लेवल हो, जो सबसे नीचे, इनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड की जाती है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन इनको डिवाइड की जाएगी और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, डायरेक्टली इलेक्ट किए गए। इसी तरह से इंटरमीडिएट लेवल पे होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसा होगा कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाएगा और सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स, जो राज्यों अलग अलग राज्यों में अलग अलग है नंबर, वो कंपोजिशन ऑफ पंचायत का पार्ट होंगे, मतलब जो अलग अलग जो लेवल्स हैं उनका पार्ट होंगे। तो मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। इसके बाद अगर हम आते हैं कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंपोजिशन का वो चेयरपर्सन का है। तो चेयरपर्सन देखिए तीनों स्तर पे हम देखते हैं, मेंबर्स के अलावा चेयरपर्सन होंगे। चेयरपर्सन को अगर देखते हैं तो ग्राम पंचायत लेवल पे कौन होंगे वो डिपेंड करेगा कि राज्य क्या कानून बनाती है, डायरेक्ट इलेक्ट करती है या इनडायरेक्ट इलेक्ट करती है। लेकिन इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के स्तर पे इनडायरेक्ट रखा गया है कि जो चेयरपर्सन होंगे इंटरमीडिएट के और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स। जो पहले इलेक्टेड मेंबर्स हुए थे अलग अलग लेवल से, वो मिली इनका चेयरपर्सन का चुनाव करेंगे। इनके अलावा चेयरपर्सन और मेंबर्स के अलावा और कौन होंगे, तो इसमें प्रावधान है कि राज्य पर निर्भर करेगा कि राज्य किस तरह से कानून लाती है और उसके आधार पे वो इन मेंबर्स के अलावा और क्या प्रावधान कर सकती है कि चेयरपर्सन ऑफ विलेज पंचायत जो सबसे नीचे पायदान पे है 3 टायर सिस्टम के, तो उनके चेयरपर्सन को भी इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान कर सकती है। उसी तरीके से जो चेयरपर्सन इंटरमीडिएट लेवल पे हैं उनका प्रावधान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकती है। इसके साथ साथ जो
एमपी लोकसभा के हैं, एमएलए जो स्टेट के हैं, जिस राज्य और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, अगर वो इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे विलेज लेवल पे रिप्रेजेंटेशन की इनकी बात नहीं की गई है, तो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करता है तो इसके ये सदस्य हो सकते हैं। उसी तरह से राज्यसभा के जो एमपी है और एमएलसी को रिप्रेजेंटेशन वहाँ दिया जा सकता है इंटरमीडिएट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पे वो रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स हैं, एज ए वोटर्स के रूप में जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। तो ये सारे कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स हो गए जो डिफरेंट लेवल्स पे हो गए। तो मेनली मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, चेयरपर्सन है उनका प्रावधान अलग अलग है, उसके साथ साथ एमएलए, एमपीज और अलग अलग चेयरपर्सन को अलग अलग स्तर पे ऐसा प्रावधान किया जा सकता है राज्यों के द्वारा। अब हम आते हैं और जो प्रावधान है इस पर्टिकुलर एक्ट में, वो है ग्राम सभा की। ग्राम सभा मेनली क्या है? ग्राम सभा उन लोगों से कॉन्स्टिट्यूट होता है जो जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होता है, जो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। मेनली 18 ईयर्स से जितने भी ऊपर जितने लोग होंगे सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम सभा ये एक कोई टीयर नहीं है, जो 3 टीयर सिस्टम में ग्राम सभा को नहीं समझना चाहिए कि ये 3 टीयर सिस्टम का पार्ट है। ये प्राइमरली जो 3 टीयर का सिस्टम का पार्ट है वो विलेज पंचायत है, इंटरमीडिएट पंचायत है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। ग्राम सभा मुख्य रूप से लोगों का समूह है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर जो लोग, जो एडल्ट लोग हैं, उनको रखा गया है, जो इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है। अब ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, जो पुराने कानून थे पंचायती राज से या पंचायती राज के जो एवोल्यूशन को देखते हैं, तो उसमें जो समस्या उत्पन्न थी कि जो टर्म, जो इलेक्शंस नहीं होते थे, तो इस एक्ट में 5 ईयर टर्म फिक्स रखा गया है सभी लेवल्स के लिए, और इनको समय से पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन होने के 6 महीने के अंतर्गत यहाँ पे चुनाव कराना अनिवार्य है। तो ये अब संवैधानिक रूप से इन सब चीज़ों को रख दिया गया है। तो ये बदलाव इस एक्ट में आया है। तो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित जितने भी रूल्स होंगे कि मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया सकता है, वो राज्य बनाएगी, राज्य पे ये छोड़ दिया गया है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण पार्ट, जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिस एक्ट में रखा गया है, कि इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरे पंचायती राज सिस्टम को एक इंक्लूसिव बनाना है, सबकी सहभागिता बढ़ानी है। तो इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है और इसमें खासकर SC STs और OBC को भी रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य पर निर्भर करता है। वो SC STs के रिजर्वेशन के बारे में कहा गया है कि ये सभी लेवल्स पे होंगे और ये प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन होंगे, जितनी उनकी संख्या होगी उसके अनुपात में इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। और सभी जो मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे उसमें प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये जितना भी परसेंटेज होगा, जैसे 30% पॉपुलेशन है तो उनको 30% रिजर्वेशन मिलेगा। उसमें से 1/3 जो मेंबर्स 1/3 जो रिजर्वेशन होगा वो SC या ST महिलाओं के लिए, उस रिजर्वेशन जो प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन है उसी में 1/3 रिजर्वेशन SC ST वुमेन को दी जाएगी। इसके साथ जो रिजर्वेशन जो और भी चेयरपर्सन, मेंबर्स का तो हो गया, लेकिन इसके अलावा चेयरपर्सन का जो रिजर्वेशन है वो किस तरीके से होगा, तो ये रिजर्वेशन सभी लेवल्स पे दिए जाएंगे। और अगेन राज्य इस बात को ध्यान रखेगा कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन के आधार पे जितना प्रोपोर्शन होगा हर एक लेवल पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं महिलाओं, इस रिजर्वेशन ने एक तरीके से महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट के द्वारा बढ़ा। जहाँ पे बात चल रही है कि लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का देखते हैं कि बहुत ही सीमित है, 9 से 11% के बीच में रेंज करती है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बदलाव इस एक्ट के द्वारा हुआ और सहभागिता महिलाओं की बढ़ी। तो इस एक्ट में कहा गया है कि 1/3 या 33% से कम रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं मिलेगा, और ये इसमें वो पार्ट भी इंक्लूडेड होगा जो हमने पहले पढ़ा है कि जहाँ पे SC ST महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है।
तो 1/3 में ये भी पार्ट इंक्लूडेड होगा। इसके साथ साथ चेयरपर्सन, जो सिर्फ मेंबर्स के रूप में रिजर्वेशन नहीं होगा, बल्कि चेयरपर्सन की भी सीट्स में रिजर्वेशन लगभग 33, जो नॉट लेस दैन 33% जो सीट्स होंगी वो चेयरपर्सन का भी महिलाओं का हर लेवल पे, पंचायत के जो 3 अलग अलग लेवल पे हैं, तो हर एक लेवल पे इस तरह का प्रावधान होगा। कुछ राज्यों ने अलग तरह से कानून में बदलाव लाते हुए, राज्यों के कानून में, पंचायती राज के संबंधित कानून में बदलाव लाते हुए 50% तक का आरक्षण भी देना शुरू किया है, जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और बिहार है, तेलंगाना है और ये सारे राज्य। तो रिजर्वेशन में SC/STs और वुमेन के अलावे राज्यों को यह भी इजाज़त दी गई है कि दे कैन मेक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और कुछ राज्यों ने इस तरह के इनिशिएटिव टेकअप भी किए हैं। अब आते हैं और प्रावधान पे, पावर और फंक्शंस को लेकर, कि इसमें कहा गया है कि पावर को डिवॉल्व किया, जो सब्जेक्ट स्टेट के लिस्ट में हैं उनको डिवॉल्व किया जाए, उनको विकेंद्रित किया जाए, और ये इन्हें पंचायत स्तर पे जो इंस्टीट्यूशन है उनको दिया जाए, और इसमें इकोनॉमिक और सोशल जो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जो अलग अलग प्रावधान हैं वो इनको ट्रांसफ़र किए जाए। और इसमें ध्यान रखना है कि जो 29 सब्जेक्ट्स जिसको हम आगे देखेंगे, ये जो 11 शेड्यूल में रखी गई है, इनमें जो विषय हैं इनको भी ट्रांसफ़र करने की बात राज्य से पंचायती स्तर पे की गई है। तो ये सारे लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एग्रीकल्चर है, लैंड इम्प्रूवमेंट है, फिशरीज है, सेफ वाटर ड्रिंकिंग है, खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, और इसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ है, लाइब्रेरीज है। तो ये जो 29 विषय हैं इनको कहा गया है कि राज्य इसे ट्रांसफ़र करे पंचायत स्तर पे, कि पंचायत को इन सब विषयों पे अधिकार हो। इसके साथ साथ अलग संस्थानों का भी निर्माण इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी उसमें बदलाव लाते हुए, कि जैसे पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव करवाता था और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में ही चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया हुआ करती थी। अब इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया है कि एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, या कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इनका ये सेपरेटली ऑटोनॉमस तरीके से काम करती है, और इसका काम है इलेक्शन कंडक्ट करना और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इसके साथ साथ इनको रिमूव सिर्फ किया जा सकता है जैसे जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को किया जाता है। तो एक स्वायत्त संस्था बनाने की कोशिश की गई है जो मेनली इन सब इलेक्शंस पर ध्यान देगी। कुछ समस्याएं स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ है कि जनरली क्योंकि डिलिमिटेशन का पावर उनके पास नहीं होता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिमिटेशन क्या होगा, क्या एरिया होगा, कितने सीट्स कितने जगहों में बटेंगे। तो ये समस्या इनके साथ आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र स्तर पर डिलिमिटेशन कमीशन अलग से है, लेकिन राज्यों में इस तरह का पावर डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं दिया है, और मुख्य रूप से राज्य की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के डिलिमिटेशन की पावर को एक्सरसाइज करती है। तो ये समस्या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एग्जिस्टिंग है, जो पंचायती राज सिस्टम का चुनाव की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है, उसके साथ समस्या भी है। अब देख पा रहे हैं हम कि ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अलग अलग राज्यों की चर्चा है जहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि विभिन्न राज्य जहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश किए गए। तो इस एक्ट में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की, जो केंद्र के स्तर पे जहाँ पे फाइनेंस कमीशन है, उसी तरीके का राज्यों के स्तर पे भी स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात की गई है। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर के द्वारा अपॉइंट की जाएगी आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, और इसका काम क्या होगा कि फाइनेंशियल पोजीशंस जो पंचायत का है उसको रिव्यू करे, उसको एनालाइज करे, और साथ साथ अलग अलग रिकमेंडेशंस गवर्नर को दे। इस रिकमेंडेशन में है कि किस तरह से राज्यों और पंचायत के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अलग अलग ड्यूटीज टॉल्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके साथ साथ ये भी निर्धारित करे स्टेट फाइनेंस कमीशन कि किस तरह से क्या सिद्धांत हो जिसके आधार पे अलग अलग टैक्स ड्यूटीज या टोल्स हैं वो इन पंचायत को दिए जाएं, और साथ में ग्रांट इन एड इन पंचायत को राज्य के जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे किस तरह से इनको ट्रांसफ़र किए जाएं।
ये ग्रांट इन एड है। ग्रांट्स इन एड मेनली, ग्रांट्स इन एड जो है वो एक तरह का पेमेंट है जो असिस्टेंस के फॉर्म में हो सकता है, डोनेशन के, कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, और ये एक गवर्नमेंट के द्वारा दूसरे गवर्नमेंट को दिया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट भी देती है और साथ साथ राज्य भी देती है। तो यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत ये है कि जो फाइनेंस कमीशन का काम है कि वो स्टेट को इंश्योर करे कि स्टेट राज्य इन सब पंचायत स्तर पे अलग अलग ग्रांट्स इन एड दे, और इन ग्रांट इन एड का उपयोग ये पंचायती स्तर पे अलग अलग कार्यों में करें, चाहे क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट करें या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में करें। तो ये सारी बात फाइनेंस कमीशन को लेकर हो गई। फाइनेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस की समस्या पंचायत स्तर पे निरंतर बनी हुई है, तो और भी बात कही गई कि कैसे हम इम्प्रूव करें फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसमें कहा गया है कि पंचायत को ऑथराइज किया जाए कि वो कुछ तरह के टैक्सेस लगा सके, ड्यूटी लगा सके, टोल लगा सके, फी चार्ज कर सके। उसके साथ साथ पंचायत सर्टेन फंड्स भी कलेक्ट कर सके, और उसके बाद प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रिएटिंग ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पंचायत। मतलब एक फंड का भी निर्माण करे जिस तरह जहाँ पे अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है पंचायत की जिससे फुलफिल की जा सके। अब आते हैं कि पूरे एक्ट को हम देखते हैं, तो ये जो पूरा एक्ट है वो नए तरह के पंचायत राज स्टैब्लिश करने की बात कहता है, और पूरे प्रोविजन जो इस पूरे एक्ट में दिए उनको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, कंपलसरी और वॉलेंट्री। तो कंपलसरी वो प्रोविजन है जिसको कहा गया है कि स्टेट अपने कानून में लाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। दूसरा जो वॉलेंट्री प्रोविजन है उसको राज्यों की अपनी मर्जी है, उनका डिस्क्रिप्शन है, उसके आधार पे इन सब प्रावधानों को, जो प्रावधान हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पूरे प्रावधान को इन दोनों भागों में डिवाइड किया गया है। ये सारे प्रावधान है। कंपलसरी प्रोविजन में जो प्रावधान है कि ग्राम सभा का निर्माण करेगा, उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन करवाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन होगा, फिर 21 साल मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन होगा, रिजर्वेशन ऑफ SC ST होगा, महिलाओं का रिजर्वेशन होगा, और सारी बातें जो इसके अंतर्गत है। उसके बाद वॉलंटरी में है कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स को लेकर है, ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स, ये सब वॉलंटरी प्रोविजन में रखा गया है। अब आउटकम देखते हैं कि मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ सुधार आई है पहले के, जो 1992 के पहले जो पंचायती राज सिस्टम था उससे अगर हम कंपेयर करें 1992 के बाद के समय को, तो हम देखें कि इलेक्शन में रेगुलरिटी आई है, क्योंकि 5 साल का फिक्स टर्म कर दिया गया है और रेगुलर इलेक्शन का प्रावधान है। उसके बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ी है। अगर हम रिपोर्ट को देखते हैं प्रिया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो 3 मिलियन लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, जिसमें से 1 मिलियन से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं। इसका मतलब है 30 लाख लोग लगभग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और 10 लाख जो है महिलाएं हैं उनमें से। फिर जो पूरा स्ट्रक्चर है 3 टियर सिस्टम क्रिएट करने का, वो भी फुलफिल हुआ है इस एक्ट के द्वारा, कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में हम देखते हैं कि इस मॉडल को फॉलो किया है, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले कोई दो स्तरीय पंचायती राज बनाया था, कोई त्रिस्तरीय बनाया था, कोई 4 स्ट्रक्चर का बनाया हुआ था। उसके साथ महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। कुछ जो अलग अलग स्टडी है वो बताती है, जैसे आप PRIs को लेकर लक्ष्मी अय्यर, निमानी और अदर्स का जो रिपोर्ट है, रिसर्च वर्क है, वो कहता है कि फीमेल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का लोकल लेवल पे बढ़ने से क्या हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ के जो अलग अलग क्राइम्स है उसको रिपोर्ट कर सकती हैं, करती हैं, और इसके साथ है कि महिलाओं से संबंधित इश्यूज भी महिलाओं के आने के कारण बढ़ेगा। इसके साथ साथ है कि जहाँ पे फीमेल सरपंच और प्रधान है, वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादा कार्य इन्वेस्टमेंट हुआ है, विल पावर बढ़ा है कार्य करने का, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर को लेकर हो या अलग पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटीज़ बढ़ाने को लेकर हो। उसके साथ साथ जहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि इस एक्ट में ST का रिजर्वेशन है, तो इसमें एक मार्जिनलाइज सेक्शंस का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। तो कहा जाता है स्टडी के द्वारा, जो यहाँ पे डिफेलो और चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया है, वो कहते हैं कि SC सरपंच जहाँ पे हैं, प्रधान हैं, वहाँ पे
जो खासकर जो एससी हेलमेट्स हैं, एससी रिलेटेड विलेजेस हैं, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और इसके कारण क्या होगा कि ये जो सेग्रीगेशन सोसाइटी है में कहीं ना कहीं इससे ख़त्म होने की प्रयास इसके द्वारा की गए। अब हम आते हैं कि कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो 73rd अमेंडमेंट के सामने अभी भी है, कि ग्राम सभा अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस इसकी मीटिंग्स बहुत कम होती है। और जो ग्राम सभा जो मेन विलेज से काफ़ी दूर होता है, इसके कारण लोग विलेजेस नहीं जा पाते हैं और अटेंड भी नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ जो पावर डिवॉल्व करने की बात की गई थी, कि जो 29 अलग अलग विषय जो दिए गए थे इस एक्ट में, कि उनको ट्रांसफ़र किए जाए पंचायत स्तर पे, वो बहुत मुश्किल हुआ है। राज्य अपनी विलिंग पावर नहीं दिखा रही है उन सबको ट्रांसफ़र करने की। इसके साथ साथ फाइनेंस की समस्या अभी भी बनी हुई है पंचायत स्तर पे। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया था इंस्टीट्यूशन, वो उनका रिकमेंडेशन मियरली रिकमेंडेशन रह जाता है, इनका कोई कंपलसरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इसके कारण फंड की समस्या अभी भी बनी हुई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पंचायत स्तर पे जो 73rd अमेंडमेंट आने के बाद एक नई शुरुआत हुई, नए तरह से स्ट्रेंथन किया गया पंचायती स्तर को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, और एक स्वायत्त संस्था बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें भी बहुत सारी समस्या है। तो पूरे एक्ट को हम देखें तो एक तरह का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और एक तरह की गवर्नमेंट की शुरुआत ग्रास रूट लेवल पे हुई। इसे कुछ राइटर्स ने कैरेक्टराइज किया है कि दिस इज द थर्ड पिलर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। जो संघीय व्यवस्था है कि फर्स्ट पिलर केंद्र है, दूसरा जो स्तर है वो है राज्य, और तीसरा स्तर ये जो लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो रूरल या अर्बन एरिया में हो, वो पैदा हुए हैं। थैंक यू सो मच. Hope you like this lecture.